अभी तक भारत सरकार ने अनक्लेम्ड फंड्स के बारे में क्या कहा है, और जीएसटी प्राइस ड्रॉप होने के बावजूद कंपनीज ने दाम को कम नहीं किया है और इस पर सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन के डार्क पैटर्न्स के अगेंस्ट सरकार एक्शन लेने वाली है। इन सब के बारे में लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अनक्लेम्ड फंड्स के बारे में। सरकार के पास हम आम जनता की करीब करीब 1.84 लाख करोड़ की संपत्ति सरकार के पास अनक्लेम्ड पड़ी है, और इस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये सारे फंड जिसको बिलोंग करते हैं उसको दे दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इन अनक्लेम्ड फंड्स में बैंक डिपॉजिट्स आता है जो करीब करीब 75,000 करोड़ है, अनक्लेम्ड शेयर्स आता है जिसका वैल्यू 19,000 करोड़ है, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज आता है जिसका वैल्यू 14,000 करोड़ है, एंड म्यूचुअल फंड्स आता है जिसका वैल्यू 3,000 करोड़ है। अगर इसमें आपका भी कोई अनक्लेम्ड फंड है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो आरबीआई के UDGAM पोर्टल पे जाकर, और अगर कोई अनक्लेम्ड शेयर्स है तो उसको आप IEPF पोर्टल पर जाकर क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है और इसको लेके वैलिड प्रूफ्स है तो आपको ये फंड जरूर दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और सरकार का ये एम है कि अगले 3 महीने में जितना हो सके उतना फंड वापस लौटा दिया जाए आम जनता को। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इंडियन टीम के फ्यूचर ओडीआई कैप्टन के बारे में। करेंटली शुभमन गिल इंडिया के ओडीआई कैप्टन बन चुके हैं और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है रोहित शर्मा से। ये ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा और शुरू होगा 19 अक्टूबर से। इस ओडीआई सीरीज में दोनों सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल है, और ये दोनों ही शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर खेलने वाले हैं। करेंटली शुभमन गिल टेस्ट कैप्टन है, ओडीआई कैप्टन है और T20 में वाइस कैप्टन है। तो ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि इंडिया का फ्यूचर फुल टाइम कैप्टन शुभमन गिल होने वाला है, लेकिन इसको लेके बहुत सारे रोहित फैंस एंड विराट फैंस नाराज हैं कि भाई तुमने रोहित को बिना कुछ ट्रिब्यूट दिया, बिना फेयरवेल मैच खेला, अचानक से कैप्टनसी से हटा के शुभमन गिल को कैप्टनसी बना दिया, एंड प्योर बायसनेस दिखता है शुभमन गिल के टुवर्ड्स फ्रॉम बीसीसीआई एंड सिलेक्टर्स। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जिन्होंने जीएसटी ड्रॉप होने के बावजूद एमआरपी को कम नहीं किया है। तो जीएसटी रेट सितंबर 22 से कम हो गए थे, तो कुछ कंपनीज ने जीएसटी रेट्स को ना फॉलो करके रेट को गिराया नहीं है, बल्कि उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी राइज कर दिया है और प्राइस को वही रखा है। वहीं पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बोल रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है उन्होंने अपना बेस प्राइस को बढ़ा दिया है, ना कि जीएसटी रेट के साथ कंपाइल किया है, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 800 कंपनीज को नोटिस भेजा है और साफ साफ कहा है कि क्वांटिटी ऊपर नीचे करने से कुछ होगा नहीं, तुम्हें प्राइस को गिराना पड़ेगा, और अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। और एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 10% जनता को इस नए जीएसटी का फायदा मिला है, बाकी सारा फायदा बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज एंड ऑनलाइन कंपनीज उठा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं गाजा के पीस को लेके। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में पीस लाने के लिए पहल की है। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में लगभग जो 2 साल से युद्ध चल रहा है उसको पीस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने इजराइल को गाजा के ऊपर बॉम्बिंग करने से मना किया है, और हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बॉम्बिंग कम कर दिया है और अटैक्स को रोक दिया, और कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से जितने भी इजरायली को उन्होंने पकड़ा है वो उन सबको रिलीज करने के लिए तैयार है। वहीं पर इजराइल भी हमास ग्रुप से पकड़े गए लोगों को छोड़ने के लिए मान गया है। पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया है और कहा है कि शांति और स्टेबिलिटी लाने में वो पूरा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं इंडिया का क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंडिया को एक स्टेबल कॉइन की जरूरत है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक स्टेबल कॉइन की तरफ मूव कर रहा है, तो इंडिया को भी एक स्टेबल कॉइन की तरफ मूव करना चाहिए और अनस्टेबल कॉइन जैसे बिटकॉइन या इथेरियम पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इस पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स एंड इन्वेस्टर्स का मानना है कि एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है इंडिया को फाइनेंशियली और स्टेबल करने का। और पॉलीगन के सीईओ का भी मानना है कि इंडिया जल्द ही एक स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर सकता है इंडिया के अंदर, जो बैक किया जाएगा बाय आरबीआई। लेकिन इसमें दिक्कतें कहां पे आती है? इंडिया का अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई स्टेबल रूल नहीं बना है। क्रिप्टो के ऊपर करेंटली 30% तक टैक्स लगता है और 1% टीडीएस लगता है, और आरबीआई ने पूरी तरीके से प्राइवेट वर्चुअल एसेट्स पर बैन लगा के रखा है। और सरकार ने 2022 में भी ई-रूपी को लॉन्च किया था एज द इंडियन क्रिप्टो करेंसी, लेकिन अभी तक वो इतना
सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं जुबेन गर्ग के डेथ केस के बारे में, जो एक नया मोड़ लेता जा रहा है दिन पे दिन। शेखर ज्योति गोस्वामी का यह मानना है कि जुबेन गर्ग को सिंगापुर में पॉइजन दिया गया था, जिससे उनकी मौत हुई है। गोस्वामी का आरोप है कि जुबेन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स ने मिलकर जुबेन गर्ग को मारने की साजिश रची है। इस केस में अभी तक 4 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है और उन चारों को 14 दिन की कस्टडी में रखा गया है। तो गोस्वामी के अनुसार हुआ क्या क्या है। गोस्वामी के अनुसार जुबेन को जब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसके मैनेजर ने कहा कि उसे रहने दो, उसे जाने दो, और उन्होंने वेन्यू को जानबूझ के विदेशी वेन्यू चूज किया ताकि इस क्राइम केस को छुपाया जा सके। और जब जुबेन के मुंह से झाग निकल रहा था तो उसके मैनेजर ने उसे एसिड रिफ्लेक्स के टालने की कोशिश की। तो करेंटली ये पूरा केस सीआईडी के जांच के अंडर में जा चुका है। तो देखते ये क्या होता है, तो उसके लिए मैं फ्यूचर में आपको अपडेट करता रहूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो बात करते हैं अब डार्क पैटर्न्स के बारे में जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न हर फेस्टिव सीजन में करते हैं। तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि हर फेस्टिव सीजन में फ्लिपकार्ट अमेज़न बिग बिलियन डेज या फेस्टिवल ऑफर्स निकालते हैं जो प्राइस को सडनली बहुत ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लुब्रिकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा फेक होते हैं। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब तुम उसे कार्ट में ऐड करोगे तो वो प्राइस अपने आप बढ़ जाता है, बोल के कि भाई हम लोग आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, या फिर हमने नया प्रोडक्ट लाया है, या फिर नया बैच है। ये ऐसे करते करते कुछ ना कुछ बहाना देके वो अपना प्राइस को राइज कर लेते हैं। और वो लोग जो फ्रंट में डिस्प्ले करते हैं कि भाई इतना इतना को ऑफर चल रहा है, मोस्टली उनमें से फेक होते हैं, क्योंकि वो सब क्रेडिट कार्ड्स एंड रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस के बाद लगाए हुए होते हैं। जो इस बार हुआ भी था कि नथिंग का फोन 3 सीरीज को 35,000 दिखा रहा था, जो एक्चुअल एमआरपी 80,000 है। और वो होता कब, जब तुम उस पर रिटर्न मारते, क्रेडिट कार्ड ऑफर लगाते हो और 3-4 चीजें करने के बाद वो हो रहा था। तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम्हें फेक बेचा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने 2023 में डार्क पैटर्न्स को रोकने के लिए गाइडलाइंस को इशू किया था, लेकिन इस साल किसी ने भी फॉलो नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया। और इन सब कंपनीज पर सख्त कार्रवाई होगी अंडर द पॉलिसी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखते आगे क्या होता है और आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट और पहले से बढ़ गया है या फिर वो ऑलरेडी घटता जा रहा है दिन पे दिन। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6% था, वहीं पर करेंटली 2023-24 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% हो गया। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर चुका है। वहीं पे पिछले 6 सालों में 16.83 करोड़ नए जॉब्स इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं और टोटल एम्प्लॉयमेंट 47.5 करोड़ से बढ़ के 64.33 करोड़ तक हो चुका है। जहां 2017 में एवरेज इनकम 16,500 रुपए थी, वो करेंटली 21,200 रुपए तक जा चुकी है। और जहां पर पहले मजदूरों को एवरेज दिहाड़ी 300 मिलती थी, अभी वो 450 रुपया मिलती है। अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि इंडिया के लोग अब ज्यादा करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भरोसा करने लग गए हैं। 2017-18 में 52.8% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो आज के डेट में 58.4% हो चुके हैं। तो मतलब अगर तो इंडिया में जॉब्स की कमी हो रही है तो इंडियंस खुद जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं, जो बहुत पॉजिटिव साइन है इंडिया के इकोनॉमी के लिए। अब बात करते हैं IMF के बारे में, जो पाकिस्तान को फंडिंग देने के लिए क्वेश्चन उठा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान से $11 बिलियन का हिसाब मांगा है, जो पाकिस्तान के फाइनेंस बुक से मिसिंग है। और ये जो मिसिंग अमाउंट है ये पिछले 2 सालों का है और क्वेश्चन खड़ा करता है क्रेडिबिलिटी अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी, जो करेंटली शैटर होते हुए दिखते जा रही है मुझे। अब यहाँ पे ना IMF ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने अपने इंपोर्टेड फंड या इंपोर्टेड गुड्स का हिसाब सही से नहीं रखा है, जिसमें $3 बिलियन टेक्सटाइल सेक्टर से मिसिंग है और वहीं पर ही $1 बिलियन मेटल ग्रुप के सेक्टर से मिसिंग है। और ये जो मिसिंग अमाउंट है सिर्फ 2023-24 का है। और IMF ने मांग की है कि पाकिस्तान को अपने फाइनेंस को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा और सारे हिसाब को क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो लोन अमाउंट ऑफ $7 बिलियन वो अभी भी अंडर रिव्यू में रखा गया है एंड वो उसको पास नहीं किया जाएगा। एंड अगर ये पास नहीं होता है तो पाकिस्तान का इकोनॉमी जो शैटर हो चुका है वो पूरा ही शैटर हो जाएगा। अब थोड़ा पाकिस्तान से हटके देश पे आते हैं, बात करते हैं दार्जिलिंग के बारिश के बारे में। दार्जिलिंग में लगातार बहुत जोर से बारिश होता जा रहा है, जिसके कारण वहां पे लैंडस्लाइड हो चुका है और करीब करीब 14 से 17 लोगों की वहां पे जान जा चुकी है। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मौत का काउंट अभी भी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी
हादसे पर अपना दुख जताया है और कहा है कि वो सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे जैसे एड्स की नीड पड़ेगी वो प्रोवाइड करेंगे। वहां पर दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच में जो नेशनल हाईवे था वो भी 10 लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हो चुका है, तो दार्जिलिंग तक पहुंचने का रास्ता बहुत कम हो चुका है करेंटली, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। और वहां पे गए हुए टूरिस्ट जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे वो भी वहां पे आके फंस चुके हैं और दार्जिलिंग ने वहां पे सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को करेंटली बंद कर दिया है और मौसम विभाग ने भी वहां पे कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट को जारी कर दिया है। मतलब अभी इतना बारिश हो रहा है तो और भगवान जाने कितना बारिश आगे होने वाला है। एक साथ बढ़ते अपने लास्ट न्यूज की तरफ, जापान की आयरन लेडी के बारे में। तो 64 साल की सनाओ ताकेशी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को लीडरशिप इलेक्शन में जीत दिला दी है और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है जो जापान को रूल करने वाली है और ये जीत उनकी तीसरी कोशिश में आई है। तो ताकेशी अपनी अपनी कट्टर कन्वर्सेशन और राष्ट्रवादी विचारों वाली एक महिला है जो जापान का डेमोक्रेसी चलाने वाली है। वो सेम सेक्स मैरिज और शादी के बाद महिलाओं का नाम अपने पति के नाम पे रखना के खिलाफ है और ऐसे बहुत सारे चीजें जिनके अगेंस्ट वो बहुत समय से बोलती भी आ रही है। वो 1993 से पॉलिटिक्स में है और 10 बार सांसद बन चुकी है और उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट को पहले भी होल्ड किया है। तो देखते हैं जापान की नई आयरन लेडी कैसा परफॉर्म करती है इन हर डेमोक्रेसी और जापान को किस हाइट तक लेके जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।